हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडी। आज हम लोग केस स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ कंसर्न टू मेनली टू द सब्जेक्ट साइकोलॉजी। और ये क्लास जो डिज़ाइंड है इसमें हमने जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनसे हम सीखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो मेनली क्लास 11th के सिलेबस से रिलेटेड हमने लिए हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी से। बट इफ़ यू सी दिस वीडियो तो ये आप कोई भी आप साइकोलॉजी के आप किसी भी स्टेज पर हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करने हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ये एक ऐसी अप्रोच देगा कि आप कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करोगे, क्या चीज़ें देखोगे, क्या ऑब्जर्वेशंस लोगे। तो ये हर स्टेप पे कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है। तो ये वीडियो आई होप आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नाउ। सबसे पहले जब आपने साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपने चॉइस चूज़ किया इसे, ठीक है, कि आई वांट टू स्टडी साइकोलॉजी, सबसे पहला जो अट्रैक्शन आपका टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट होगा वो ये होगा कि इफ़ आई स्टडी साइकोलॉजी आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट और अंडरस्टैंड अदर पीपल्स बिहेवियर, कि वो क्यों किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब मान लो अगर आपके सामने कोई एक लड़की है जो हमेशा बहुत सैड रहती है या दूसरों से बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकती है, घबराती है या सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करती है, तो आप इस सिचुएशन से क्या समझोगे? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है? अगर हाँ तो कौन सा हो सकता है? तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आंसर करता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसमें आप क्या करते हो कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उन्हीं को हमें समझना होता है, उन्हीं में से हम कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन जो हमने थ्योरीज पढ़ रखी हैं, जो भी हमारे साइकोलॉजी में हमने स्टडीज़ की हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन का। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने बहुत सारा सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब साइंस भी आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब है, सब कुछ साइंस ही है, एवरीथिंग इज साइंस, बट इट इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स दैन साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज़ मेनली कंसर्न विद पीपल, नॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और साइंस क्या है, वो हर जगह है, हर चीज़ में है। तो ये साइकोलॉजी जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू यू एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप ये आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना या किसी केस को कैसे समझना है ये आ गया, तो आप रियल लाइफ में भी यू विल बी एबल टू जज पीपल्स बिहेवियर। अब इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप है आपका, जो भी आपको केस दिया हुआ है या जो भी आप रियल लाइफ में अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो भी उसकी कंडीशंस हैं उसको आप समझोगे और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझोगे कि क्यों ऐसा हो, मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। स्टेप 2 इज आइडेंटिफाई द रेलेवेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। नाउ अब आप उस सिचुएशन को कनेक्ट करोगे, आपकी जो आपने पढ़ाई कर रखी है इतनी सारी, उसमें से यू विल हैव टू सर्च फॉर द रेलेवेंट टॉपिक, रेलेवेंट थ्योरी जिससे रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने कोई वो थ्योरी हमारे दिमाग में क्लिक की जो इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर सकती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उस केस को, उस सिचुएशन को अगेन विल एनालाइज इट उस थ्योरी से कनेक्ट करते हुए, एंड देन विल असेस द पॉसिबल कॉजेज, कि क्या कॉजेज हो सकते हैं किसी के बिहेवियर के पीछे, इस बिहेवियर के पीछे उस साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या इसमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसे जैसे लोग हो सकते हैं, मतलब पीयर प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, या नर्चर का मतलब क्या है कि आपके जो इंटरनल कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या मूड पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हम एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, एंड देन वी कम ऑन अ कंक्लूजन, वी सजेस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस और इंटरवेंशंस, कि हम क्या कर सकते हैं इस केस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हम उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग, उन उन कॉजेज़ के अकॉर्डिंग ये हम डिसाइड करते हैं। सो दिस इज़ अ होल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू हम केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एग्जैक्टली कैसे हम किसी केस स्टडी को अप्रोच करने वाले हैं वो मेथड हम समझेंगे, एंड फॉर दैट वी हैव सम एग्जांपल्स। ये पहला केस स्टडी है, पहला एग्जांपल है, और पहला एग्जांपल काफ़ी सिंपल है। दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। तो देखते हैं कि ये केस स्टडी में क्या कह रहा है, ठीक है। Ravi is a 17-year-old high school student who has always been interested in understanding how people think, behave, and feel. One day during a conversation with his teacher, he asked why do people act differently in similar situations? Is it because of their thoughts, feelings, or something else? देखो, एक बच्चा है रवि, हु इज 17 ईयर ओल्ड, क्लास 11 हाई स्कूल स्टूडेंट है, ठीक है। और वो हमेशा इस बात में बहुत इंटरेस्टेड था समझने में कि वाई, क्यों लोग किसी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बिहेवियर करते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या ये उनकी थिंकिंग की वजह से होता है, थॉट्स की वजह से होता है, उनकी फीलिंग्स की वजह से होता है, या कोई और ही रीज़न इन सब चीज़ों के पीछे है। तो वो टीचर जो था वो बहुत इंप्रेस हुआ कि यार इस बच्चे को तो मतलब नॉलेज गेन करना है, अच्छी इसकी क्यूरियोसिटी है, पॉजिटिव है।
तो उसने उसको साइकोलॉजी के बारे में बताया कि ये जो जो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हैं, ये इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें साइकोलॉजी के थ्रू मिल सकता है। साइकोलॉजी में जब तुम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिकली पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब इस सारी बातचीत के बाद रवि ने क्या डिसाइड किया कि अब मैं यार साइकोलॉजी के बारे में मैम ने मुझे बताया बट उतना डिटेल में नहीं बताया, तो अब मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा, मैं और एक्सप्लोर करूंगा इस सब्जेक्ट को। और फिर उसने क्या किया, बहुत सारे बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट किए। उसे पता चला कि साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल इलनेस, क्योंकि आप जब साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये मतलब साइकेट्रिस्ट के पास मुझे ले जा रहे हैं तो ये अब मुझे पागल घोषित करना चाहते हैं। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं होता। साइकेट्रिस्ट का काम होता है सिंपल मतलब साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज और टॉपिक्स को के थ्रू आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर पागल पीपल जो मेंटली रिटार्डेड हो, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। तो उसको भी यही लगा कि यार साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ मेंटल इलनेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बट ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। नॉर्मल डेली लाइफ में कोई ह्यूमन के जो बिहेवियर है, उसके जो इमोशंस है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको भी अंडरस्टैंड करने में हमें साइकोलॉजी हेल्प करता है। और उसको ये भी पता चला कि साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरीज ही नहीं भरी है इसमें, कि बहुत सारी थ्योरीज हैं साइंस की तरीके, हर चीज़ में एक लॉ लग रहा है। बस इसमें जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर हम जो उन मेथड्स को, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हम रियल लाइफ की सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उसके थ्रू हम ज़्यादा समझते हैं, ना कि हम हर चीज़ के लिए एक थ्योरी बिल्ड करते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें रियल लाइफ से रिलेट करके वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम। ये है आपकी पहली केस स्टडी। अब इस केस स्टडी को रीड करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द क्वेश्चंस। हम अटेम्प्ट करेंगे उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस इस तरीके से हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होंगे, जो सिर्फ आपको जिनका आंसर सीधे सीधे आपको इसी केस स्टडी में मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, विच आर नोन एज इन्फरेंस बेस्ड। अब आपने इस पूरे पैरा में क्या पढ़ा, उसमें से आप उस और प्लस आपने क्या पढ़ाई की हुई है उस चैप्टर की, जिस चैप्टर से रिलेटेड, जिन थ्योरीज से रिलेटेड ये केस स्टडी आई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिला करके वो आपसे अपनी नॉलेज को शो करने के लिए इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा, जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें आपकी वो सारी चीज़ें वो एनालाइज कर पाएगा, टेस्ट कर पाएगा कि आप समझ भी पाए हो उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से या नहीं। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन इस केस स्टडी से है वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू मेन एरियाज ऑफ फोकस इन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू रवीज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट आपको केस में मिलेगा। हम देखते हैं कैसे, कहाँ पे। ठीक है, चलो वापस चलते हैं उस केस पे। ये है केस स्टडी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि क्या दो मेन जो है फोकस था साइकोलॉजी का रवि की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो, explain that psychology can help answer such questions by studying behavior and mental process। तो मेनली क्या फोकस साइकोलॉजी का दिखाया गया है यहाँ पे, रवि की अंडरस्टैंडिंग में क्या मेनली फोकस आया, एक बिहेवियर और एक मेंटल प्रोसेस है। अब देखो इसका आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू रवीज अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी फोकसेस ऑन बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है, जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के, एंड मेंटल प्रोसेसेस, जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस। साइकोलॉजी एम्स टू एक्सप्लोर बोथ ऑफ दीज एरियाज साइंटिफिकली टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्शंस। साइंटिफिकली कैसे आया यहाँ पर आंसर में, क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पर भी लिखा हुआ है साइंटिफिकली। ठीक है, तो ये जो तरीका है आंसर राइटिंग का, ये भी आपको, अगर आप देखते हो ये वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कैसे आंसर करना है उन क्वेश्चंस को। समटाइम्स यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बट यू डोंट नो हाउ टू आंसर देम। कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपको, अब ये फ्रेम जो किया हुआ है, एक हो सकता था कि हम डायरेक्ट उसी सेंटेंस को लाकर यहाँ पे लिख देते, बट इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू, मतलब उस टीचर को, उस एग्जामिनर को, या जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते वो चीज़ कि आपको ये चीज़ पता है और क्या होता है ये सब। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो आप ऐसे आंसर करो जैसे आप किसी को समझा रहे हो जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच दैट रवीज टीचर मेंशंस इन द कॉन्वर्सेशन। अब उसने तो यहाँ पर बता दिया कि हम साइंटिफिकली इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बट एग्जैक्टली ये साइंटिफिकली हम पढ़ते कैसे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कि कैसे हम साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं। अब आप ये बताओगे जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, कैसे, रवीज टीचर रेफर्स टू साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी। दिस मीन्स दैट साइकोलॉजी यूजेज एम्पेरिकल मेथड्स। एम्पेरिकल मेथड्स कौन कौन से, रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं साइकोलॉजी की स्टडी में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए। अनलाइक कैजुअल और एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, साइकोलॉजिकल रिसर्च रिलाइज ऑन कंट्रोल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। मतलब जो एवरीडे ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं उससे थोड़ा चेंज होती है अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हम अच्छे से कंट्रोल सिचुएशन में सिस्टमैटिक तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, और जिस चीज़ के बारे में हमें जानना है उसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, and then we draw the conclusions from those whatever the data is। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये थोड़ा आपको इसमें क्या करना था,
आपको अपनी नॉलेज ऐड करनी थी। किस में ऐड करनी थी? जो आपने किस केस स्टडी में पढ़ा उसमें आपको अपनी नॉलेज ऐड करके ही आंसर लिखना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस एंड इंट्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब ये भी आपका इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज नॉट गिवन इन द केस स्टडी डायरेक्टली, बट उसने बता दिया है। अब आपको इसको समझाना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या समझाया गया है कि जैसे गुड पीपल ऑलवेज हेल्प अदर्स, ये क्या है? एक कॉमन सेंस हो सकती है। तो कॉमन सेंस से जो भी चीज़ें हम बोल सकते हैं वो एजम्पशंस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। हमारी मतलब जो भी हम चीज़ें सोच रहे हैं, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, वो होते हैं आपके इंट्यूशन कॉमन सेंस या इंट्यूशन बेस्ड जो आपके आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी में क्या होता है, हम ऐसा नहीं बताते कि ऐसा हो सकता है, बट वी अनकवर द ट्रूथ, जो सच्चाई है उसके पीछे की, जो रीज़न है वो हम बताते हैं। और एक बेसिक बात और होती है कि कॉमन सेंस से जो आप चीज़ें बताते हो वो आप अजम्पशंस बनाते हो फॉर द फ्यूचर, बट साइकोलॉजी में आप जो चीज़ें बताते हो वो आप जो भी बिहेवियर हो चुका है, द बिहेवियर दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, उसके बेसिस पर आप उसका रीज़न देते हो। तो साइकोलॉजी के थ्रू जो आप बातें बताते हो वो बाद में बताते हो किसी सिचुएशन के अकर होने के, और कॉमन सेंस से जो आप बातें बताते हो वो आप उसके पहले बताते हो। अब जैसे गुड पीपल ऑलवेज हेल्प अदर्स, ये हम पहले से कहते हैं कि अच्छे लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। अब किसी इंसान ने मान लो हेल्प नहीं की, तो अब उसके बाद हम उसको उसके उस बिहेवियर को जो एक्सप्लेन करेंगे वो हम साइकोलॉजी के बेसिस पे करेंगे, कॉमन सेंस पे नहीं कर पाएंगे। अब साइकोलॉजी वहाँ पे बताएगी कि नहीं, हमेशा ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ पे इस सिचुएशन में, कॉमन सेंस के हिसाब से तो ऐसा ही होता है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई पर्सनल मोटिवेशंस हो सकती हैं आदमी की, ठीक है। कोई गुड पीपल ऑलवेज हेल्प अदर्स, बट इफ़ जो इंसान जिसकी हमें हेल्प करनी है इज़ नॉट, हमारा फ्रेंड नहीं है वो, या हमारे उसके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, तो हम उसकी हेल्प क्यों करेंगे? या अगर वो हमेशा अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमारे लिए ही नुकसानदायक है, तो हम उसकी हेल्प करने जाएंगे कि आओ हमें जान से मार दो, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो बहुत सारे और भी ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर सकता है, कॉमन सेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपकी नॉलेज है, उसी के बेस पे आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी केस स्टडी पे। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा कि कैसे इसको आपको आंसर करना है। हम नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं, विच इज़ मोर मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हमने एक केस स्टडी दी, उसमें हमने डायरेक्ट कुछ सेंटेंसेस रखे थे और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं, अब आपको समझना है कि इस सिचुएशन में क्या अप्लाई हो रहा है, साइकोलॉजी का कौन सा थ्योरी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस है हमारा अर्जुन के बारे में, हु इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। अब उसको जानना है, उसको ये क्यूरियोसिटी है कि कैसे कोई अलग अलग तरीके की म्यूज़िक जो है वो किसी स्टूडेंट के कॉन्सेंट्रेशन लेवल को अफेक्ट कर सकती है पढ़ाई करते वक्त। आजकल बहुत सारी मार्केट में म्यूज़िक आ गई हैं जो आपके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप उनको प्ले करके आप सुनोगे तो यूल फील कि आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, वाइल स्टडिंग। तो ऐसे ही उसने सोचा कि कैसे अलग अलग तरीके की म्यूज़िक जो है वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को अफेक्ट करती है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। तो उसने ये कहा, मतलब उसने अपनी एक हाइपोथेसिस बनाई कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करती है, पॉप म्यूज़िक नहीं उतने अच्छे से मदद करती है, क्लासिकल म्यूज़िक उससे ज़्यादा मदद करती है। अब उसकी इस हाइपोथेसिस को, उसके इस अजम्पशन को सच प्रूव करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने 40 स्टूडेंट्स लिए, 40 स्टूडेंट्स लिए और उनको रैंडमली डिवाइड किया 2 ग्रुप में, ठीक है। अब इस केस स्टडी का आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट रिलेट कर पाओगे। उसने उसको रैंडमली डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहा था पढ़ते वक्त, और ग्रुप 2 है वो पॉप म्यूज़िक सुन रहा था पढ़ते वक्त। अब इन दोनों ही ग्रुप्स को एक सिमिलर चीज़, मतलब एक सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया मैथ्स प्रॉब्लम से भरा हुआ, और उनको वही रिस्पेक्टिव म्यूज़िक जो उनको उनके रूम में प्ले हो रहा है वो सुनते वक्त उनको वो मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब जब ये टास्क खत्म हो जाएगा तो अर्जुन क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन से सिचुएशन वाले बच्चे जो है, कौन से म्यूज़िक वाले बच्चों ने ज़्यादा करेक्ट आंसर्स दिए, और इसके बेसिस पे वो अपना फीडबैक डिज़ाइन करेगा। ये हो गई आपकी केस स्टडी। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ देखो कीवर्ड्स उठाने होंगे, ठीक है। कीवर्ड्स क्या हैं? एक तो रैंडमली डिवाइड किया, ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। अब इन दोनों ग्रुप की सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है, आपको समझना होगा। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है कि वो समझना चाहता है इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक ऑन द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब और हाइपोथेसिस बनाई उसने, ये एक मेन हो गया, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इज अर्जुन यूजिंग टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस। तो उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये सिचुएशन से आप समझ लोगे, स्टेप्स से उसके परफॉर्म करने के, कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ पे यूज़ करता है। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में सिर्फ ये इतना बता नहीं देना, इसके बारे में थोड़ा आपको समझाना भी है कि ये क्यों आप ऐसा कह रहे हो, कैसे आपने इसको प्रूव किया कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है। बिकॉज इसमें उसने क्या किया कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल का
को मेजर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हो बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? टाइप ऑफ म्यूजिक। टाइप ऑफ म्यूजिक को चेंज करके वो क्या मेजर कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेजर कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पर उसने क्या किया? कंट्रोल्ड कंडीशंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कैसे? हमने पढ़ा है एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और उसने वहाँ पे क्या किया था? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था बच्चों को। तो उसने क्या किया? कंट्रोल्ड कंडीशंस का यूज़ करके उसने आउटकम को मेजर किया। ये एक एक्सपेरिमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने उसके वहाँ पे जो आपने कीवर्ड्स पकड़े थे उनके बेसिस पे आप ये आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अर्जुन्स स्टडी। तो ये सबको पता है, वेरी इजी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें हम चेंज लाते हैं, जो कॉज क्रिएट करता है, जो कॉज बनता है किसी एक आउटकम का। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें चेंज आता है, किसी एक चीज़ को चेंज करने की वजह से दूसरे में चेंज आता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज़ का प्राइस आप क्या करोगे? बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर बहुत महंगी होगी तो कम लोग उसको खरीदना चाहेंगे, है ना। तो इसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज आता है। वो कैसे आता है? जब हम टाइप ऑफ म्यूज़िक चेंज कर रहे हैं, यानी क्लासिकल म्यूज़िक या पॉप म्यूज़िक में से किसी एक को हम प्ले करते हैं, तो हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल में स्टूडेंट्स के क्या चेंज आता है, ठीक है। क्लासिकल पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है और पॉप में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एंड देन वी कंपेयर दो सिचुएशंस एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि कौन से म्यूज़िक पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाईएस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ रैंडम असाइनमेंट इन अर्जुन एक्सपेरिमेंट। अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मेन कीवर्ड आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर उसने कहा कि ही रैंडमली डिवाइडेड दोज स्टूडेंट्स इन 2 ग्रुप्स। रैंडमली डिवाइडेड, अब ये एक रैंडम असाइनमेंट यहाँ से आपको पता चला कि उसने किया इस एक्सपेरिमेंट में। तो उसने ऐसा क्यों किया? इसके क्या फ़ायदा होता है? ये आपको आपने पढ़ाई जो आपने की हुई है, जो आपकी नॉलेज है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो रैंडम असाइनमेंट हम कब करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हर पार्टिसिपेंट, जहाँ पर क्या होता है कि हर पार्टिसिपेंट की एक इक्वल चांस है किसी भी ग्रुप में जाने की। हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, कोई भी किसी भी ग्रुप में जा सकता है। हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि आप जो, जैसे जब हम मान लो वी आर सर्चिंग पीपल टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब हमें चाहिए कि उस, जब हम स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, जब सिलेक्शन होता है तो कैटेगरीज होती हैं। अंडर 19 होता है, ठीक है, उसके अबव होता है। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं हम उसमें एज क्राइटेरिया से सेलेक्ट करते हैं कि आप इस कैटेगरी में जाओगे, आप उस कैटेगरी में जाओगे। बट व्हेन देयर इज़ नो सच सेग्रीगेशन, जहाँ पर हर कोई अब एलिजिबल हो सकता है किसी भी ग्रुप में जाने के लिए, वो हम रैंडम असाइनमेंट कहते हैं। मतलब हमने किसी भी बच्चे को उठाया और हमने किसी भी एक स्पोर्ट्स में डाल दिया विदाउट कंसिडरिंग हिज एज और वेट और एनीथिंग, एनी सच क्राइटेरिया। तो वहाँ पर हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? बायस नहीं होता। अगर आप, हो सकता है कि एक जैसे बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप में चले गए और एक में बहुत सिमिलर बच्चे हैं, तो दोनों का रिजल्ट ऑलरेडी जो है वो चेंज आएगा, ठीक है। बट अगर इधर भी सेम एक कॉम्पोजिशन है और उधर भी एक सेम कॉम्पोजिशन है और तब रिजल्ट में चेंज आता है, तो वो ज़्यादा रियल होता है, ठीक है, ज़्यादा रिलायबल होता है। तो बायस को एलिमिनेट करेगा एंड इंश्योर दैट 2 ग्रुप्स आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेकिंग द रिजल्ट मोर रिलायबल एंड वैलिड, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ाई की उसके बेसिस पे आप इस चीज़ को आंसर कर पाओगे। उसने बता दिया था कि रैंडम असाइनमेंट हमने किया है, ठीक है। व्हाट वुड बी अ कंफाउंडिंग वेरिएबल इन अर्जुन्स एक्सपेरिमेंट। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हम जानते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल एक तीसरे टाइप का वेरिएबल हो सकता है जो कि एक ऐसा फैक्टर बनता है विच इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द एक्सपेरिमेंटल टॉपिक, मतलब एक्सपेरिमेंट के टॉपिक से रिलेटेड उसका कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसी रिलेशन नहीं होता है, बट वो एज अ थर्ड मतलब कहीं से एक फैक्टर बन के वो आपकी स्टडी में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर मान लो हमने हमारे स्टडी में कहीं भी बच्चे की चॉइसेस, बच्चे की म्यूज़िक प्रेफरेंसेस के बारे में हमने नहीं सोचा। अब हो सकता है अगर किसी बच्चे को क्लासिकल म्यूज़िक ही पसंद है, उसका प्रेफरेंस है, ठीक है, और उसे पॉप म्यूज़िक में इतना सुकून नहीं मिलता जितना क्लासिकल में मिलता है, ठीक है। तो अगर हम उसे पॉप म्यूज़िक में रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम आएगा, बिकॉज ही विल नॉट बी एट पीस विद दैट म्यूज़िक, ठीक है। बट जितना पीस में वो क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हुए रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। तो ये उसके प्रेफरेंसेस की वजह से एक जो हमारे आउटकम में चेंज आया, दिस प्रेफरेंस इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। ये एक तीसरा वेरिएबल है जिसका एक्चुअली तो हमारे स्टडी में कोई पॉइंट रिलेटेड था नहीं, कोई रिलेशन था नहीं, बट एक्चुअली उसने हमारे आउटकम को, रिजल्ट को हमारे हिंडर किया है, इफेक्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स को हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसमें आते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने भी दिया कि उसकी जो म्यूजिक प्रेफरेंसेस हो सकती हैं वो हो सकती हैं, उसका मूड हो सकता है, उसका प्रायर एक्सपीरियंस विद म्यूजिक हो सकता है, ठीक है। दीज आर सम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स।
अब ये 2 केस स्टडीज़ के थ्रू मैंने आपको उसको रीडिंग करने का, उसके स्ट्रक्चर को समझने का तरीका बता दिया, कैसे आपको उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं जो किसी थ्योरी से रिलेटेड हो या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, एंड देन यू विल बी एबल टू कैच द थ्योरी, या कौन से कॉन्सेप्ट से वो केस स्टडी बनी है। ये सारी आपको मैंने रीडिंग टेक्निक्स ये सब बता दी कि कैसे आप अप्रोच करोगे किसी केस स्टडी को। नाउ आई हैव गिवन सम मोर केस स्टडीज़। एक तो ये एग्जाम्पल केस स्टडी है, इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो यू कैन रीड दिस आंसर्स एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उस क्वेश्चन को आंसर करोगे, ठीक है, कितना आपको लिखना है। एंड देन आई गिवन 2 प्रैक्टिस केस स्टडीज़ ऑल्सो, जिसमें मैंने क्वेश्चन दिया है बट आंसर नहीं लिखा है, बट आपको आंसर में क्या चीज़ें ऐड करनी है उसके लिए आपको एक आउटलाइन या एक हिंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ये केस स्टडी है, तो इसको जब आप रीड करोगे तो मैंने जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन लियाम्स फियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इसके आंसर में ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं वो मैंने लिख दिया है। आपको सबसे पहले बताना होगा कि कैसे उसका फियर डेवलप हुआ, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से आपको रिलेट करते हुए इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होगा, कनेक्ट करना होगा, आपको पहले उनके बीच में एक कनेक्शन बैठाना होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट कि कैसे उस डॉग के होने से वो एसोसिएट हो गया, लियाम का फियर कैसे एसोसिएशन बैठा, एंड देन इसकी वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स लियाम के अंदर आया। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे आंसर करोगे, आपके आंसर में क्या पॉइंट्स एडेड होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन में मैंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अब इसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स लिखेंगे एंड आप उन आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, कुछ एग्जाम्पल आप कोई आंसर शेप करके अच्छा सा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो सकता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और आई होप दिस विल हेल्प यू प्रैक्टिस फॉर द केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा ये पीडीएफ, अगर आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और इंपॉर्टेंट और यूजफुल स्टडी मटेरियल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे चैप्टर्स की समरी मिलेगा, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे और मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तो हो जाएगी दैट आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जब आप बहुत बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना, एक ही थ्योरी के बारे में बार बार पढ़ोगे, उसके बहुत सारे इन केसेस के फॉर्म में एग्जाम्पल्स देखोगे, तो वो आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से आपके माइंड में सेटल होते जाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।